वह तूफान जो परेशान करे गुजर जाए तो बेहतर है, दीवानगी का अंदाज सुधर जाए तो बेहतर है। झूठे प्यार के बारे में क्या कहें, झूठे प्यार के बारे में क्या कहें, बस इतना समझो जो हर किसी पे मर जाए वो मर जाए तो बेहतर है। नमस्कार, मैं जय सिंह यादव ओशन ऑफ नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम कक्षा 10 व्याकरण के बारे में बात करेंगे, ग्रामर के बारे में देखते हैं। उसमें क्या है हमारा टॉपिक की रस के बारे में देखते हैं। तो रस के भेद क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके उदाहरण क्या होते हैं। ये कक्षा 10 से रिलेटेड है, कक्षा 10 के सिलेबस का है। तो इसको देखते हैं कि रस के भेद कितने होते हैं। रस के भेद समझने से पहले जान ले कि रस क्या होता है, यानी कि रस को हम कैसे जानेंगे। यानी कि रस जब हमें पता चलेगा तब कि जहां कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाए कि रस से क्या हमें आनंद मिल रहा है, क्या हमारा व्यवहार है, हाव भाव कैसा बन रहा है, तो ये हमें रस होता है। रस का मतलब एक तरीके से आनंद व्यक्त करना, वही हमारा रस कहलाता है। तो इसके रस के भेद देखते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक, पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, और चौथा है अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। ये रस के भेद होते हैं। ठीक, अब इसको समझेंगे कैसे। अस्थाई भाव और विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को देखते हैं। यानी कि अस्थाई भाव क्या होता है। अस्थाई भाव ये हमारे जीवन काल में, यानी जीवन काल से जुड़ी होती है। जैसे कि मान ले कि हमारे घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, रिलेशन में कोई आता है, तो ये हमारे अंदर या भावनाएं जुड़ी होती हैं कि उनका हमें क्या करना चाहिए, कि हमें उनका स्वागत करना चाहिए, या फिर उनको क्या करना चाहिए, नमस्ते प्रणाम जो भी करना है एक करना चाहिए। हमारी क्या है, हमारी एक सांस्कृतिक है, एक परंपरा है कि हमें ये ना कहा जाए कि उनके हमें अपने रिलेशन में जो कुछ आए हैं उनके हमें पैर छूने चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि यह बातें हमारे सांस्कृतिक से सीखने को मिली है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, जैसे कि कोई रिलेशन में आया तो उसको हमने गए, उसके समीप जाते हैं, उनको यानी बैठाते हैं, आराम से हाल चाल जो लेते हैं वो सब करते हैं। ये सब हमारी परंपरा में जुड़ जाती है। ठीक, तो ये क्या होता है कि अस्थाई भाव होते हैं, हमारे अंदर ही अंदर रहते हैं, जो किसी परिस्थिति आते ही ये उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि रिश्तेदार का आना और हमारा उनके प्रति क्या हो जाता है कि उनके प्रति जो लगाव हो जाता है, उनके समीप जाते हैं, उनके यहाँ जो भी हाल चाल लेते हैं, नमस्ते प्रणाम जो भी करते हैं, उनका सादर करते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है कि अस्थाई भाव होता है, या अस्थाई रहता है हमारे शरीर में अंदर, यानी कि हमारे बॉडी में, यानी कि शरीर में यह बातें सब रहती हैं। हमारे ये अंतरात्मा में भी यह बातें रहती हैं कि उसको प्रकट करने का कोई एक ऐसा समय आ जाता है, तब वह अस्थाई भाव हो जाता है। और क्या है विभाव। विभाव क्या होता है कि अस्थाई भाव, जब किसी व्यक्ति के अंदर, अस्थाई भाव तो हमने बताया कि यह व्यक्ति के अंदर जुड़ी होती है। अस्थाई भाव के, जब किसी व्यक्ति के अंदर अस्थाई भाव जो ये रहता है ना, तो ये क्या करता है, विभाव उसको जगा देता है। अस्थाई भाव को जगा देना ही क्या हो जाता है, विभाव हो जाता है। ये कैसे जगाता है, जैसे कि हमने अभी बताया वही एग्जाम्पल कि रिलेशन में जो भी आए, मान लीजिए मामा आए तो उनके यहाँ हम गए, यानी कि जब वो आए तभी ना हम गए, नहीं आते तो हम जाते ही नहीं। तो ये हमारा क्या हुआ, विभाव हुआ। हमारे अंदर तो वो परंपरा है कि हम उनको नमस्ते या प्रणाम करें, सादर सहित उनको बैठाएं, जो भी करे, 2-4 बातें करें। ऐसा नहीं कि हम आवारों की तरह
आए हैं रिलेशन या मेहमान में कोई आए हैं तो हम भाग जाएं, कहीं और चले जाएं, तो ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो क्या है, ये हमारी परंपरा ये रहेगी, रिश्तेदार आए हैं तो उनके साथ हमें 2-4 बातें करनी है या फिर उनको जो भी करना है, सादर प्रणाम जो भी करना है सब कुछ करेंगे। फिर उसके बाद ये जो विभाव है, विभाव क्या होता है कि शरीर यानी कि मनुष्य के अंदर या अस्थाई भाव रहता है, विभाव क्या करता है कि उसको जगा देता है, यानी कि जब कोई आएगा तभी हम अपना व्यवहार करना प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और ये अनुभाव क्या है, तीसरा है, यानी पहला हमने समझा, दूसरा, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा यानी कि अस्थाई भाव, विभाव, अब अनुभाव की बारी आती है, तीसरे की बारी आती है। इसको कैसे देखेंगे, इस वाले में यानी कि अनुभाव की जो बात कर रहे हैं, इस वाले में यही होता है कि हमें यकायक मान लीजिए कोई सांप देख लेते हैं तो इसमें हमारी शारीरिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, यानी कि शारीरिक चेष्टाएं देखने को मिलती है। शारीरिक चेष्टाएं का मतलब हिलना, यानी कि यकायक हिल जाना, कब जाना, ये सब क्या होता है, शारीरिक चेष्टाएं, यानी कि हिलने का प्रदर्शन करना। जैसे कि हम मान लें अनुभाव कब होगा, जैसे हमने कोई सांप देख लिया या भयानक जानवर कोई ऐसा देख लिया तो उससे क्या होता है ना कि ये जो अनुभव होता है तो उससे हमारे शरीर को हिला देता है। ठीक, हिला देता है। जैसे मान लीजिए कि ये देख लें कि सांप आया और हमने देखा, उसको देख करके क्या करते हैं, हम ऐसे हट के पीछे चले जाते हैं या फिर रास्ता बदल लेते हैं, या फिर विषैला कोई और मान लीजिए कोई जानवर आ गया तो उसको भी देख करके पीछे हट जाते हैं। ठीक, अगर कोई, या फिर ये बातें ऐसी डर वाली ही नहीं है, यह अनुभव उसमें भी होता है कि जैसे ये तो डर वाले हमने उदाहरण दिया। ठीक, अब थोड़ा अब हास्य में देख लेते हैं, जैसे कि कुछ लोग हंसते हैं तो सिर्फ ऐसे हंसते हैं कि मुंह से हंसते हैं, कुछ लोग ऐसे हंसते हैं तो यही शरीर और ये सब हिलती है। तो इससे क्या होता है ना कि शरीर जो ले करके हिलते हैं उनके अंदर अनुभव आ जाता है। ठीक, और जो कुछ सिंपली हंसते हैं, मुंह से ऐसे हंस देते हैं, हंस के चले जाते हैं, तो उनमें वो अनुभव कम पाया जाता है। ठीक, अनुभव होता ही नहीं उनमें, और वो उनमें पाया जाएगा अनुभव जो पूरे बॉडी लैंग्वेज के साथ हंसे है, यानी कि हंस तो रहे हैं, पूरी ये शरीर भी क्या करनी चाहिए, हिलनी चाहिए। इससे क्या होगा तो उसके अंदर वो अनुभव आएगा। ठीक, हंसना, यानी कि हंसना या फिर किसी को देखकर, किसी विषैले या भयानक जानवर को देख करके पीछे हट जाना या डर जाना, डर करके भाग जाना, वो क्या होता है कि ये अनुभव पाया जाता है। ठीक, अब चौथा है कि संचारी भाव। ये संचारी भाव क्या होता है, रस के लास्ट वाला भेद बता रहा हूं, यानी कि संचारी भाव को आप देख सकते हैं। ठीक, मान लीजिए कि मान लीजिए, तो मानने की बात हुई कि मान लीजिए कि भूत होते हैं। ठीक, कुछ ही सपोज दैट के लिए मान लीजिए कि भूत या शैतान या प्रेत चुड़ैल डाइन जो भी हो सब होते हैं, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको मनाना यानी एक्सप्लेन करना है, उदाहरण में देना है आपको। ठीक, तो संचारी भाव कैसे होगा, मान लीजिए कि कोई भूत है, आपको ये कहा जाए कि आप चले जाइए किसी भूत वाला स्थान में, कोई भी जगह हो, मान लीजिए हमारे यहाँ कब्रस्तान है, उसमें कहेंगे कि रात को 12 बजे चले जाना है, तो उस कब्रस्तानिया में जाने से ज्यादा जो अजनबी लोग होंगे वो डर जाएंगे। ठीक, और डर जाएंगे, वो जाएंगे तो लेकिन डर के जाएंगे। ठीक, और उसी के साथ अगर उनको एक और अन्य व्यक्ति मिल जाएगा तो उससे क्या होगा कि उनकी जो डर होती है कि वो दो व्यक्ति में संचारित हो जाती है। संचारित का मतलब उनके डर का एक रास्ता मिल जाता है। जब वो डर का रास्ता एक अन्य और व्यक्ति मिल जाता है तो दोनों लोग कम डरने लगते हैं। ये होता है संचारी भाव, यानी डर का संचार हो जाना, एक दूसरे में संचार हो जाना। अकेले रहोगे, अकेले कहीं जाओगे तो डर लगेगी, अनजान जगह में, अनसुने जगह में जाएंगे तो हमें डर लगेगी, ये निश्चित है या नेचुरलिटी है यानी प्राकृतिक है कि संचारी भाव यानी कि डर लगना। ठीक, संचारी भाव अगर वहीं पर एक और व्यक्ति आ जाता है तो आपको एक संचार का माध्यम मिल जाता है, आपकी डर उससे समाप्त हो जाती है, तो ये संचारी भाव होता है। ठीक, तो ये रहे रस के भेद। रस के 4 भेद होते हैं, ये मत समझ लेना कि रस के प्रकार हमने बताया है। रस के प्रकार आप जैसे ये आपकी लेवल, ये तो हाई स्कूल की लेवल की है, ऊपर लिखा है कि कक्षा 10 यानी कि व्याकरण, हिंदी व्याकरण कक्षा 10 की है, तो यानी आप जैसे हाई लेवल में जाएंगे 11-12 ऐसे बीए एमए जो करेंगे आप, तो आपको मिलेंगे टोटल 11 ठो। ठीक, 11 ठो मिलेंगे आपको, उसके अस्थाई भाव भी मिलेंगे। तो ठीक, और हमें करना क्या है कि 10 में
कक्षा 10 वाले यानी क्लास 10 वालों को सिर्फ कितने पढ़ने हैं? 2, हास्य रस और करुण रस। ठीक, प्रकार यानी कि करुण रस कितने प्रकार, अरे ओ सॉरी, कि ये जो रस होते हैं लगभग 11, लगभग नहीं, यह मानना भी नहीं है, यह होते ही हैं 11 प्रकार के। ठीक, इसमें कोई मानवता की बात नहीं है। और ये रस के भेद कितने होते हैं? केवल 4 होते हैं। हमने बताया कि अस्थाई भाव, यानी कि अस्थाई भाव क्या होता है? हमने बताया कि जैसे ही कोई आया रिश्तेदार, यानी कि हमें किसी से आज्ञा नहीं लेनी हुई, उनको जो भी जलपान कराना हुआ, यानी हाल चाल लेनी हुई, उनको बैठाया आराम से, यानी ये सब मेरा नेचुरलिटी है, हमारे अंदर यह संस्कार है। ठीक, और दूसरा क्या है? विभाव, यानी कि हमारे शरीर में ये शरीर में अस्थाई भाव हमने बताया कि रहता ही है। ठीक, तो यह इसको जगा देती है, वह अनुभव, वह विभाव हो जाता है। ठीक, अस्थाई भाव को जगाना ही क्या होता है? विभाव होता है। अब रिश्तेदार आए हैं तो कोई थोड़ी कहेगा कि बेटा जाओ ये करो वो करो, उनके पैर छुओ, ये करो, ये नहीं करना पड़ता है। ठीक, ये हम चले जाते हैं तो चले जाते हैं, यह हमारा विभाव होता है। और अनुभव, अनुभव में हमने देखा कि शारीरिक चेष्टाएं बढ़ती हैं। अब आप लोग लिखते चलना कि यानी कि इसके सामने लिख लेना कि शारीरिक चेष्टाएं इसमें होती हैं, इसमें ये जो हमारे अंदर की अस्थाई भाव जागे रहते हैं, नहीं सोए जो रहते हैं विभाव में, वो जाग जाते हैं, बस इतना समझना। और अस्थाई भाव जो होते हैं ये हमारे अंदर बने ही रहते हैं। और संचारी भाव यानी कि ये संचार करना होता है। इसका मतलब कि संचार कैसे होगा? जैसे आप डर रहे हैं, रात में कहीं जाना है अंधेरे में, या फिर कहीं सुनसान स्थान में जाना है, तो उसमें क्या होगा कि अगर 2 लोग नहीं कहते कि आओ साथ में चले यार, डर लग रहा है, थोड़ा आप भी साथ रहोगे, साथ दोगे तो अच्छे से हम लोग चल जाएंगे, यानी मंजिल सफर आराम से कर जाएंगे। ठीक, तो ये संचार वाली बात हो गई। आप लिख लेना ठोस ठोस जो लाइन हमारी जो भी लगे उसको आप लिख लेना, आपकी तैयारी में काम आएगा। और ये तो रस के भेद रहे। अब देखते हैं कि हाई स्कूल में 2 ठो पढ़ना है। ठीक, बहुत आसानी है, बहुत आसानी से आप उसको याद कर सकते हैं। हास्य रस से शुरू करते हैं। हास्य रस, ये हास्य रस क्या होता है? ठीक, अभी तो हमने पढ़ लिया, यानी कि अंग हमने पढ़ा। अब हास्य रस को पढ़ते हैं कैसे, क्या इसकी मूल डिफिनेशन क्या होती है, यानी कि इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको देख लेते हैं। आता है बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछता है कि हास्य रस क्या है, सोदाहरण सहित व्याख्या कीजिए या उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन हास्य रस को पूछता है और करुण रस को भी पूछता है। ये 2 ही रस हमें हाई स्कूल में देखने को मिलते हैं, यानी कि 2 ही रस हमारे सिलेबस में दिया है, उसको हम बारी बारी देखते हैं। यानी कि पहला है हास्य रस। हास्य रस का अब इसमें देखते हैं कि अस्थाई भाव, यानी कि हास्य रस का अस्थाई भाव शोक है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास है, जहां हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव तथा संचारी भावों के संयोग से एक रस रूप में परिणित होता है, उसे कौन सा रस कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। ठीक, क्या क्या कि इसमें यही है कि हास्य रस का अस्थाई भाव, यानी कि इसमें देखते हैं अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, और दूसरा देखते हैं विभाव, अनुभव, संचारी भाव। ठीक, ये बहुत ही महत्व रखता है, या हर एक रस की जो डिफिनेशन जो हमें परिभाषा होती है ये काफी महत्वपूर्ण मायने इसका है। इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले बता दिया, यानी उसके रस के अंग को हम जान लेंगे तब जाकर के हमें आसानी होगी उसकी मूल डिफिनेशन को समझने में। ठीक, तो हमने यही लिखा है कि हास्य रस का स्थायी भाव, अस्थाई भाव क्या है? हास है, हास्य रस का स्थायी भाव
हास है। ठीक, ये हास है, इसका अस्थाई भाव सिर्फ मेन है कि अस्थाई भाव क्या है, हास है। और जहां हास नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से एक रस रूप में परिणित हो, उसे कौन सा रस कहते हैं? तो बिना हिचके आप बता सकते हैं कि यानी हास्य रस होता है। ठीक, अब इसके एक उदाहरण दे रहा हूं, यानी कि एक उदाहरण देना भी पड़ता है, आपको भी देना होगा कि बोर्ड एग्जाम में जब पूछेगा कि यानी कि उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो उदाहरण भी तो जरूरी है। तो उदाहरण के बिना नंबर आपका कम मिलेगा। अगर उदाहरण सिर्फ आता है तो उदाहरण आप लिखते हो वो भी गलत माना जाएगा। यानी कि परिभाषा भी दीजिए, कुछ है नहीं, बहुत आसानी सी है। यानी आसानी सी परिभाषा इसकी है कि हास रस का अस्थाई भाव हास है, जहां हास नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणित होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। तो हास्य रस का आप उदाहरण देखिए। उदाहरण देखते हैं कि सूर मूसर नाचत नगन लखी हलधर का स्वांग। हंसी हंसी दो बार। हंसी हंसी गोपी फिर हंसें, मनहु पियो सी भांग। मनहु मनहु पियो सी भांग। ठीक, ये इसका उदाहरण देखिए, यानी कि इसमें हास आएगा, यानी कि हंसी वाला थोड़ा मजाक चुटकुला टाइप का मिलेगा इसका उदाहरण। यानी कभी कभी उदाहरण को दे देता है, यानी कि कहता है कि कौन सा रस है, यानी कि इस उदाहरण को पहचान कर लिखिए कौन सा रस है। ठीक, तो आपको इस पहचान करनी होगी, इसमें कुछ मजाक टाइप का यानी चुटकुला टाइप का होगा, तो वह समझ लेना कि हास्य रस। हाई स्कूल वाले ध्यान देना, यानी कि हास्य रस और करुण रस दो ये तो रस है, तो एक हंसी मजाक वाली बात होगी और अगले जब चलेंगे तो उसको बताएंगे। ठीक, यानी कि सूर मूसर नाचत नगरी, नगरी माने नंगा होता है। ठीक, नगरी, अब नंगा होगा में रोनेंगे नहीं ना, हंसेंगे ना। तो यही है कि सूर मूसर नाचत नगरी लखी हलधर का स्वांग, हंसी हंसी गोपी फिर हंसे और मनहु पियोसी भांग। ये सब पढ़ने में कहीं कुछ दिखाई दे रहा है शोक नामक कोई अस्थाई भाव विभाव है नहीं ना, तो इसलिए इसमें हंसने वाली बात है। तो यानी जब हंसने वाली बात है तो वह रस कौन सा होगा? हास्य रस, ना कि करुण रस, ना कि कोई और अन्य रस, यानी कि हास्य रस होगा तो होगा। ठीक, ये रहे इसके उदाहरण, बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है, यही हमें लगता है परफेक्ट रहेगा, तो इसीलिए इसको सेट किए थे। और दूसरा देखते हैं कि हास्य रस के बाद कौन सा रस आता है? करुण रस। दूसरा है करुण रस। बस सिंपल सी वही सब अंग देखेंगे इसके करुण रस के। पहला अंग है जैसे अस्थाई, ये गड़बड़ा जा रहा है, अस्थाई भाव। दूसरा है विभाव।
और तीसरा है अनुभाव, और चौथा है संचारी भाव। ठीक, अब इसको देखते हैं कि अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, जबकि इसको हमने आपको विधिवत इसकी जानकारी करा दी है, ये सब रस के अंग हैं। ठीक, अब इसको देखते हैं, करुण रस की परिभाषा देख ले। हमने हास्य रस की आसानी से देखा, अब करुण रस को देखते हैं। कैसे देखते हैं कि इसका करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा, जो वहां पर हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है, अब उसी के स्थान पर आप डेफिनेशन में ऐसे सेट कर सकते हैं कि उसका इसका अस्थाई भाव क्या होता है, शोक। ठीक, ऐसे यानी कि इसका स्थायी भाव क्या होता है, यानी करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, जहां शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से एक रस रूप में परिणित हो, तो उसे कौन सा रस कहते हैं, करुण रस कहते हैं। ठीक, करुण रस किसे कहते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, जहां शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से एक रस रूप में जो परिणित होता है, उसे कौन सा रस कहते हैं, करुण रस कहते हैं। अब इसकी एक ये क्या बोलते हैं, लास्ट में उसका एक उदाहरण देखते हैं। तो उसका उदाहरण अब देखते हैं, इसको समझ चुके हैं तो अब देखते हैं उदाहरण। कोई बात, करुण रस के उदाहरण। अब उदाहरण की बात हो रही इसके, हे खग मृग हे, मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक, तो अब इसके उदाहरण, यानी इसमें कोई हंसी नामक कोई अस्थाई भाव विभाव मिला आपको नहीं ना, यानी इसमें सब करुण वाली बात है, करुण शोक, यानी शोक नामक अस्थाई भाव विभाव खोजेंगे। यानी कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी कि इसमें व्याकुल, ये कहानी उस वक्त की लिखी गई, यानी कि जब व्याकुल हो करके जब सीता जी का हरण हुआ था, यानी कि सीता हरण जब हुआ था, तो उस वक्त श्री रामचंद्र की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। वो कैसे कि यानी कि हे खग मृग हे, अब श्री रामचंद्र जी सबसे पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं, खग माने पक्षी होता है। ठीक, पक्षी यानी पक्षियों से पूछ रहे हैं, और हिरण से भी पूछ रहे हैं, मृग माने हिरण होता है। ठीक, हिरण, तो कह रहे हैं कि हे पक्षी यानी हे खग, मृग है यानी कि हिरण है, यानी कि सबसे पूछ रहे हैं, और मधुकर श्रेणी मधुकर भरी वाणी से, यानी कि मधुकर भरे सवाल से उनसे सबसे पूछ रहे हैं, यानी कि सबसे उनका पता पूछ रहे हैं, किसका पता, सीता का पता। तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी कि तुमने क्या सीता माता को, यानी कि सीता को देखा है, मेरी पत्नी सीता को क्या आप लोगों ने देखा है, यानी कि तभी वहां का वर्णन है, इसमें हंसी नामक कोई अस्थाई भाव विभाव नहीं है। इसलिए यानी कि इसलिए इसका क्या होगा कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, अर्थात यह कौन सा रस है, करुण रस है। ठीक, तो ये रहे, ये करुण रस भी समापन होता है। तो एक हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, तो उसको आप उस रस की परिभाषा, यानी कि उस रस का उदाहरण को, किस रस का उदाहरण है, सिर्फ इतना करना है। तो हम लिख सकते हैं,
मणि खोए भुजंग सी जननी। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश। रही थी शीश, ये फन है, ठीक। आंधी आज बनाकर मुझको, मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक, ये उदाहरण है। इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताना अगर आपको समझ में आया होगा तो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत सिंपल सा ये उदाहरण है, यानी कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, आंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। इसको कमेंट बॉक्स में करके बताना अगर आपको ठीक ढंग से समझ में आ गया हो। अगर कोई गलती हो तो इसमें जरूर कमेंट करके मुझको भी बताना, ठीक। और जय हिंद, जय भारत।